हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद। आइए उनसे बात करते हैं। बाजवा साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार जिस तरह से डिपोटीज को लाया जा रहा है अमेरिका से, उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। भगवंत मान ने उधर ऐलान किया है कि जो कबूतरबाजी है उस पर नकेल कसी जाएगी। सबसे पहले मैं भगवंत मान जी को ये पूछता हूँ, पिछले 3 साल से आप होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सूबे के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कानून हैं, 3 साल में किसी एक आदमी के खिलाफ केस हुआ? अब आपको याद आया जब इमिग्रेंट्स आए हैं वहां से? और मुझे ये बताएं कि इमिग्रेंट्स के लिए कोई रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का? क्या अब ये लोगों को ये जुबान देंगे कि जितने ये ट्रैवल एजेंट्स हैं इन्होंने गुमराह कर हमारे नौजवान बच्चों से लाखों रुपए वसूले, करोड़ों रुपए वसूले, क्या केसेस रजिस्टर कर उनकी वसूली पूरी करवाएंगे? उन्होंने घर बेचे, उन्होंने जमीनें बेची, उन्होंने रिश्तेदारों से पैसे लिए, क्या ये जिम्मेवारी निभाएंगे? ये डायलॉग डिलीवरी के अलावा ना इसके पास कुछ है ना केजरीवाल साहब के पास कोई बात है इनके पास। दूसरी बात जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मैं पूछना चाहता हूं, अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर वहां थे, आपने डोनाल्ड ट्रंप जी से, राष्ट्रपति जी से ये बात क्यों नहीं की कि अगर इमिग्रेंट्स, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं मौसमी जी, अमेरिका तो देश ही इमिग्रेंट्स का है, वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी बाहर से ही कहीं से आए थे। सारा देश ही या तो आयरिश है, अंग्रेजों का है, जर्मन है, डच है, चाइनीज है, जापानीज है, सारे हैं, हमारे अब गए हैं। कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद हमें खास आपत्ति इस बात की है, ये जहाज आप अमृतसर क्यों उतार रहे हो भाई? बच्चे इसमें सारे हिंदुस्तान के हैं, आप ये जहाज उतरना चाहिए था न्यू दिल्ली में, आप बदनाम करने की वजह से अमृतसर उतार रहे हैं। ये होलीएस्ट ऑफ दी होली सिटीज है श्री अमृतसर, हमारे लिए जहां दरबार साहब है, ये क्यों? और आप देखिए पिछले जहाज में पंजाब से ज्यादा लोग हरियाणा के थे, अगर दिल्ली में जहाज उतरता उनको भी आसानी रहती। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहूंगा, ये हमारे ही बच्चे और बच्चियां हैं, क्या मोदी साहब और सूबे की सरकारें उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम रखेंगी? कुछ अपनी देश भर में तापमान का उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में लगातार बदल रहे मौसम के बीच मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है। इसकी वजह से असम और आसपास के पड़ोसी राज्यों में बारिश की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अगले 7 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर नागालैंड और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण 15 से 21 फरवरी तक पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावना है। जैसे जैसे फरवरी का महीना गुजर रहा है, वैसे वैसे देश भर में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मगर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफान के कारण अलर्ट जारी किया गया है। क्या अलर्ट जारी किया गया है? तेज हवा चलने का अलर्ट, भारी बारिश का अलर्ट, बर्फबारी का अलर्ट। 16 से 19 फरवरी को आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। 19 फरवरी को असम और मेघालय में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ों पर नए पश्चिमी विक्षोभ के डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में छिटपुट से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड में भी 19-20 फरवरी को यही स्थिति रहेगी। 18 से 19 फरवरी तक राजस्थान में तथा 19 से 20 फरवरी तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। महाकुंभ में आमतौर पर बसंत पंचमी के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई है, लेकिन इस बार तो श्रद्धालु रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाकुंभ एक अनोखे संयोग के कारण भी ऐतिहासिक बन गया। इस महापर्व के 1 महीने में 14 नवजात का जन्म हुआ। इसमें 8 बेटे, 6 बेटियां।
लगा हुआ है, 144 साल बाद लगा हुआ है, घर के सभी लोग जा रहे हैं, फिर हम इस अमृत स्नान से कैसे वंचित रह जाएं? और बाकी भगवान जो है सबका अच्छा करते हैं, तो हमारा बुरा कैसे करेंगे? और कुंभ में जाएंगे, अच्छा ही अच्छा होगा, हमारा बच्चा कुंभ में पैदा होगा। तो पहले से सोच के आए थे कि ये हो जाएगा तो हो अच्छा। जाता है तो कोई बात नहीं है, ये तो अच्छी बात होगी, हमारा बच्चा कुंभ में पैदा हो जाता है तो। इसी विश्वास के चलते इस बार महाकुंभ में एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया है। महाकुंभ में स्नान करने आई 18 महिलाओं ने अब तक कुंभ अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया, जिनके नाम धार्मिक नामों पर रखे गए। फर्स्ट बेबी जो हुआ कुंभ में, तो उसका नाम कुंभ रख दिया, क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है। उसके बाद गंगा, फिर यमुना, सरस्वती, और अमावस्या वाले दिन एक बच्चा हुआ, तो ये हुआ कि भाई समुद्र मंथन से अमृत निकला है, तो इस बच्चे का नाम अमावस्या के दिन अमृत ही रख दो। दूसरी फीमेल गर्ल हुई, तो अब अमृता आ गए हैं, तो अमृता आ गई। उसके बाद अब रात में एक पेशेंट डिलीवर हुआ, उसका नाम सीता रखा, और सीता माँ का ही दूसरा नाम है वैदेही। ये सभी महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में महाकुंभ स्नान के लिए आई थी। सभी बच्चों का जन्म महाकुंभ मेले में सेक्टर 2 में बनाए गए सेंट्रल हॉस्पिटल में हुआ। यहाँ पर आईसीयू से लेकर डिलीवरी रूम तक की हाईटेक व्यवस्था है। यहाँ पर जन्मे सबसे पहले बच्चे का नाम कुंभ रखा गया। 18 जो है यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में, सेंट्रल हॉस्पिटल में 18 महिलाएं। हम मौजूद हैं श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पर, जहां प्रेमानंद जी महाराज कृष्णा शरणम से चलकर यहाँ आते हैं। और ये जो महाराज जी की यात्रा है, ये रात में 2 बजे शुरू होती है और 2 बजे वो चल के लगभग 1.5 घंटे में 3:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ महाराज जी का ये संत निवास है, ये आवास है, ये आश्रम है जहाँ वो रहते हैं। और यहाँ पर सुबह जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ एकांतिक वार्तालाप भी करते हैं, और लोगों के साथ कीर्तन है, भजन पूजन, जो भी उनके सारे कार्यक्रम है यहीं पर होते हैं। और श्रद्धालु यहाँ 8:30 बजे तक महाराज जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु यहाँ से निकल जाते हैं। जो विवाद था वो महाराज जी के श्रद्धालु जो यहाँ आए थे बसंत पंचमी को, उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा महाराज जी की यात्रा के दौरान वहां पर पटाखे चलाए गए। पटाखे चलाने के बाद जो महाराज जी के साथ हरे कृष्णा राधा धुन का जो साउंड चलता था, उसका भी लोग विरोध कर रहे थे। जो कल एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष यहाँ आए और महाराज जी से उनकी वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम ब्रजवासी हैं और हम आपका सम्मान करते हैं, और जो आपकी यात्रा थी वो यथावत चले। हम सब लोग ये चाहते हैं, हर ब्रजवासी आपका भक्त है, आपका अनुयायी है, आपसे प्रेम करता है, और आपको चाहता है कि आप जिस तरह ब्रज की गौरव गाथा को आगे बढ़ा रहे हो ब्रजवासियों का, आप ब्रजवासियों के लिए इतने अच्छे हैं, ब्रजवासियों का बहुत सम्मान करते हैं, तो हमारा इस यात्रा से कोई विरोध नहीं है। आप अपनी यात्रा को यथावत निकालिए। तो आज जो यात्रा थी महाराज जी की, वो 2 बजे ना निकलकर 4 बजे निकली, और एनआरआई ग्रीन के सामने से होते हुए यहीं पहुंची जहां यात्रा जो रोज आती थी वो हुई। और जो यथावत कार्यक्रम महाराज जी के होते हैं, चाहे एकांतिक दर्शन हो या एकांतिक वार्तालाप हो, वो आज सुबह हुआ। मदन गोपाल शर्मा। इधर कनाडा की राजधानी टोरंटो में एक विमान हादसे का शिकार हो गया और पियर्सन हवाई अड्डे पर लैंड करते समय डेल्टा एयरलाइंस का ये विमान बर्फीली जमीन पर ही पलट गया। इस हादसे में 17 लोग घायल हुए हैं। विमान में 80 लोग सवार थे, इसमें 76 यात्री जबकि 4 क्रू मेंबर्स है। डेल्टा एयरलाइंस की ये फ्लाइट ने बताया जा रहा है कि मिनियापोलिस से टोरंटो ही आ रही थी और लैंडिंग के दौरान विमान का कंट्रोल खो गया और उसके बाद ये कुछ इस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है, पलट गया। तो 17 लोग जख्मी हुए हैं। ये विमान के भीतर की तस्वीरें, जब ये गिरा पलटा तो उसके बाद से कैसे भीतर जो यात्री थे और जो क्रू मेंबर्स थे उन्हें निकाला गया। 80 यात्री, इसमें कुल मतलब टोटल 80 सवार थे, जिसमें 76 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर्स थे, 17 लोग घायल हुए हैं, किसी की जान नहीं गई है।
लेकिन बताया जा रहा है कि विमान पर से नियंत्रण कंट्रोल जो है लैंडिंग के दौरान खो गया और उसके बाद ये कुछ इस तरह से पलट गया। तो हाल में अमेरिका से इस तरह की घटनाएं हमें सामने आई देखने को मिली और अब ये टोरंटो से कनाडा से तस्वीरें आई। महाकुंभ में 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में आस्था का भव्य और दिव्य नजारा दिख रहा है। इस बीच संगम के पानी को लेकर एक रिपोर्ट आ गई है जो चिंता में डालने वाली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर फेकल कोलिफॉर्म का स्तर स्नान के लायक पानी नहीं है और मानकों के मुताबिक ये पानी नहीं है, आचमन योग्य भी नहीं माना गया। 19 फरवरी को जो है सीपीसी ने एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर पानी नहाने के लायक नहीं है, नहाने लायक पानी नहीं है। महाकुंभ के दौरान इस पानी के नमूने लिए गए, यानी कि सैंपल लिए गए, उसके बाद उस पानी को जांचा गया और जांच में जो स्तर है पानी का वो अच्छा नहीं पाया गया। इसमें फेकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा है वो पाई गई और 19 फरवरी को रिपोर्ट सौंपी गई थी और संगम में 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। पुलिस प्रबंध हम लोगों का काफी अच्छा था, सब जगह बहुत अच्छे से स्नान कराया गया, सारे घाट हमारे उन पे व्यवस्था अच्छी थी। ट्रैफिक के जितने पॉइंट्स थे उसकी दृष्टि से वो सब अच्छे थे, कहीं पे ट्रैफिक जाम वगैरह की दिक्कत मेला क्षेत्र के अंदर नहीं हुई। ये कुंभ मेला क्षेत्र के जो ट्रैफिक डाइवर्जन पॉइंट्स हैं उन पे विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई परीक्षा केंद्र के पास कहीं हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन बिंदु है या फिर उससे रिलेटेड कोई बच्चे जाते हैं तो उन्हें जाने दिया जाए और उनका किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो महाकुंभ अपने अंतिम चरण में चल रहा है, आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं और भारी भीड़ अब भी पहुंच रही है। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। एक तरफ संगम में रोजाना करोड़ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि संगम का पानी नहाने लायक नहीं बचा है। सीपीसीबी ने एनजीटी को दी अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि प्रयागराज के संगम के तमाम जगहों पर जो नमूने लिए गए वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ का पानी नहाने लायक नहीं है और सबसे ज्यादा अमृत स्नान के मौके पर जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो ये पानी ज्यादा प्रदूषित हो गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 3 सदस्यीय बेंच गंगा और यमुना में सीवेज अब बात करते हैं दिल्ली की नई सरकार के शपथ की मेगा तैयारियों की। 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने इसके लिए मेगा तैयारियां की हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज दिल्ली बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रामलीला मैदान जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में लगभग बताया जा रहा है कि कई लोग वहां पर पहुंच सकते हैं और इसमें बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, योग, आध्यात्म, फिल्म और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ साथ किसान और लाडली बहनों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता भी पहुंचेंगे। वहीं सिर्फ वीवीआईपी वाहनों को ही वहां एंट्री मिलेगी। तो अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय समेत 50 फिल्मी सितारे होंगे। संत समाज के भी कई हस्तियां देखने को मिलेंगी। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी समेत 10 से ज्यादा उद्योगपति भी, उद्योग जगत की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो भी बताया जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। विशेष आमंत्रित उनको किया गया है समारोह में शामिल होने के लिए। रामलीला मैदान में सब पहुंचेंगे। गीत संगीत का भी रंगारंग कार्यक्रम होगा। 20 तारीख को दिल्ली की रामलीला मैदान इसलिए भी ऐतिहासिक और इंपॉर्टेंट क्योंकि आम आदमी पार्टी का उदय भी इसी जगह से हुआ था। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, तैयारियां तो जोर शोर से चल रही हैं और निरीक्षण करने के लिए भी जाने वाले हैं बीजेपी के नेता, लेकिन सीएम फेस कौन होगा, क्या उसके बारे में जानकारी मिल रही है?
देखिए, मुझे लगता है कल विधायक दल की बैठक जब होगी, उस विधायक दल की बैठक के अंदर 2 केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो है ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे और उस विधायक दल की बैठक के अंदर तय कर लिया जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये जरूर है कि आप देखिए कि शामियाना लग चुका है, सब कुछ साज सजावट हो रही है। अब दूल्हा कौन बनेगा, इसको लेकर थोड़े से क्यास है। मुझे लगता है कल देर शाम तक ये भी क्लियर हो जाएगा जब दिल्ली की विधायक दल की बैठक होगी और परसों यानी कि 20 तारीख को जो है शाम 4:30 बजे जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर नए मुख्यमंत्री की शपथ। आज सत्र की शुरुआत हो उससे पहले ही देखिए किस तरह नैतिकता का अस्थि कलश लेकर वहां समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सियासत गर्मा गई और समाजवादी पार्टी विधानसभा के ठीक बाहर यानी कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के ठीक सामने प्रदर्शन कर रही है। उनका मुद्दा ये है कि महाकुंभ को लेकर जो मौतें हुई उसके नंबर्स आप अगर देखें यहाँ पर तो तस्वीरों में कितने सारे यहाँ प्लेकार्ड्स लिए ये लोग बैठे हुए हैं। क्या मुद्दे आप लेके? देखिए, हमारा मुद्दा जो है 2024 से चल रहा है। आज समवेत सदन में श्री राज्यपाल महोदया के द्वारा सरकार के एजेंडे को पढ़ा जाएगा, सरकार की नीतियों को पढ़ा जाएगा। उन गलत नीतियों का समाजवादी पार्टी विरोध करने का सरकार कह रही है विपक्ष भ्रम फैला रहा है महाकुंभ। देखिए, महाकुंभ को लेकर के सरकार ने भ्रम फैलाने का काम किया है। यह एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन सरकार ने वहां पर इवेंट बना करके सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम किया, कुप्रबंधन कराने। क्या कुछ लिखा है ये दिखाते हैं आपको। इनका ये देखिए कार्ड, कुंभ में मौतों के आंकड़े हो जारी, सच छुपा रहे हैं ये अत्याचारी, किसानों का हक मार रही सरकार, पूरे देश में हो रहा हाहाकार। इतना ही नहीं, आपको अलग छोर पर भी लेकर चलेंगे यहाँ से और तस्वीरें दिखाएंगे कि किस कदर की यहाँ की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें तमाम विधायक समाजवादी पार्टी के यहाँ विधानसभा में मौजूद हैं। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। कैमरामैन गौरव से कहूंगा जरा फ्रेम इस तरफ करें। सर, यहाँ पर आप जरा बताइए मुझे, हम विधानसभा में मौजूद हैं, किस तरह का प्रोटेस्ट है, क्या मुद्दे समाजवादी पार्टी के? भाजपा ने 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश में जनविरोधी सरकार है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आज विधानसभा का ये जो सत्र शुरू हो रहा है, चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर धरना दे रहे हैं कि ये सरकार नाकारा है और लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, किसानों की विरोधी सरकार है। उत्तर प्रदेश में नौजवान तबाह है और चारों तरफ लूट मची है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। बुलेटिन की शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से करते हैं। भगदड़ में 18 लोगों की जान गई। उसके बाद अपने अपने दावों का दौर शुरू है। अब आरपीएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी करके कहा सारे रास्ते जाम थे, टिकट अंधाधुंध बिक रहे थे। आज से स्टेशन पर सीआरपीएफ की भी तैनाती कर दी गई है। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, रेल पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया कि उस रात 8 बजे से प्लेटफॉर्म 12 पर भारी भीड़ थी। प्लेटफॉर्म 12, 13, 14, 15 और 16 के रास्ते जैम हो गए थे। आरपीएफ ने स्पेशल ट्रेन जल्द चलाने की सलाह दी थी। साथ ही प्रयागराज के लिए भारी टिकट बिक्री रोकने को कहा था और कुंभ स्पेशल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने से भीड़ बेकाबू हो गई। अनाउंसमेंट के बाद लोग भागे, धक्का मुक्की और भगदड़ मच गई। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर उस दिन भगदड़ मची थी और हादसा हुआ था। इस हादसे को लेकर आरपीएफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट की कॉपी आज तक इंडिया टुडे के पास मौजूद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे एक अनाउंसमेंट की वजह से भगदड़ मची। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, प्लेटफॉर्म नंबर 12 से शिवगंगा एक्सप्रेस जैसे ही रवाना हो जाती है, प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। ये जो फुट ओवर ब्रिज आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ के रास्ते पूरी तरह से जैम हो गए थे।
इतनी भीड़ यहां पर जमा थी। उसी दौरान 8:45 पर एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट ये कि कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी। उसी दौरान कुछ देर बाद फिर अनाउंसमेंट होता है कि कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। ये अनाउंसमेंट सुनकर प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14, 15 में जो यात्री मौजूद थे, जो प्रयागराज कुंभ के लिए जाने वाले थे, वो अचानक से तेजी से इस फुट ओवरब्रिज पर चढ़ने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ से दूसरे पैसेंजर वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। और यही अब दिल्ली में लाख टके का सवाल यह है कि बीजेपी नेतृत्व का आशीर्वाद किसे मिलेगा, कौन नेतृत्व की पहली पसंद होगा, किसकी लॉटरी खुलने वाली है। जब से दिल्ली के नतीजे आए हैं, कई नाम दिल्ली की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले में हमेशा चौंकाती आई है। उत्तराखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, या तमाम राज्य आप देख लीजिए। इसकी मिसाल देते हैं, वो चेहरा जो कहीं चर्चा में नहीं होता है, वो चेहरा अचानक से सामने आ जाता है। आप ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का अगला सीएम फिलहाल कौन हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। आप अगर रिकॉर्ड भी देखेंगे पिछला, तो आपको समझ आएगा। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, और अब अगला कौन। बिल्कुल, ये तीन मुख्यमंत्री रहे। 1993 में बीजेपी जीती और उसके बाद से 98, साल 2003, साल 2008, उसके बाद कभी जीत ही नहीं पाई बीजेपी, और अब जीती है। 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री न तो कल था और न तो आज है, वरना 10 दिन दिल्ली जैसे राज्य में सभी जहां शीर्ष नेतृत्व बैठता हो भारतीय जनता पार्टी का, सारी एक्सरसाइज हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने सारा छान लिया, वो तय नहीं कर पाए। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री दया शंकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, कैबिनेट मिनिस्टर। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो आसमान पे चलते थे अब रेलवे स्टेशन पे सोने पे मजबूर है, कुंभ की कोई व्यवस्था नहीं है और कहीं ना कहीं थाने भी न बंद कर दे एक दिन सरकार। देखिए, अखिलेश जी को इतना दुनिया के जो सबसे बड़ा जो धार्मिक आयोजन हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, ये इनको रास नहीं आ रही है। क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये सिपाही महोत्सव कराते थे, सिपाही में हवाई अड्डा बनवाते थे, जिस हवाई अड्डा पर कोई जहाज नहीं उतरती है। हजारों करोड़ रुपया पर सरकार का खर्च कर दिए फिल्मी दुनिया के लोगों को एक दिन सभा में बुलाने के लिए। आज कुंभ से दर्जनों देश की जितनी जनसंख्या होगी उससे ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष डुबकी लगा रहे हैं, कई देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यह आयोजन आज भारत की सांस्कृतिक रूप से पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस तरह की बातें नकारात्मक बातें कर रहे हैं। देखिए, दयाशंकर सिंह जी साफ तौर से मानना है कि जब विपक्ष आयोजन कराता था सैफई में, तब उनको इस चीजें ध्यान नहीं आती थी, और आज जब कुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है उस समय ये चीजें रखी जा रही हैं। यानी कहीं न कहीं विपक्ष हताश और निराश है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव।
अमेरिका से अवैध रूप से गए भारतीयों को जंजीरों में वापस भेजने के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों ने आज प्रदर्शन किया है। यानी मुद्दे का ही है जिस पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जो बेड़ियों में आए उनको लेकर अब समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। खुद जो उनके विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो अपने आप को जंजीरों में कैद करके नजर आए। समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान और फहीम इरफान जंजीरों में विधानसभा पहुंचे थे और ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। और भारतीयों को यहां भेजने के खिलाफ इनका ये प्रदर्शन था। हमारे आने का औचित्य ये है कि उत्तर प्रदेश सहित सबसे ज्यादा गुजरात के, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के भी लोग वहां पर गए। ये सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, यहाँ की गिरती हुई करेंसी, डॉलर का बढ़ना, इन सब चीजों के कारण लगातार लोग अमेरिका की तरफ रुख कर रहे हैं। और की वजह से अमेरिका गए निश्चित रूप से अगर यहीं पर अच्छे संसाधन होते, बेहतर चीजें होती तो वो क्यों जाते। और जो डंकी रूट है ये आसान रूट नहीं है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग हैं मैं समझता हूं। जब यहां से जाते होंगे वो लोग तो किसी देश में तो पहले जहाज से उतरते होंगे। तो आज तक हमारे देश के सरकार ने ऐसा क्या काम किया जो वो डंकी रूट बनाने वाले लोग, जो यहां से कबूतरबाजी करके ले जाने वाले लोग, आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने? उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? जब इसके ऊपर पूरा अधिकार आपको है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार आप बोलते हैं। मैं तो ये कहता हूं छोटा देश है कोलंबिया और एक छोटा सा देश है मेक्सिको, उन्होंने आंख में आंख मिलाकर अपने नागरिकों के लिए कहा कि हमारे यहाँ आपका जहाज नहीं उतरेगा और आप हथकड़ी लगा के तो दूर से दूर तक नहीं आ सकते। सोचने की बात है कि क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर, जो किस तरीके से यहाँ से गए हैं। बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर आज चरम सीमा पे है, कोई इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे ही देश के लोगों के साथ बेइज्जती हमारे देश में हो रही है, किस तरीके से उनको जकड़ कर लाया जा रहा है, तकलीफों का ये अंबार हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार इस पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। सरकार इस पे काम क्यों नहीं करना चाहती कि ये लोग इस देश से कैसे चले गए इस तरीके से। और जहां पर आप जब राष्ट्रपति जहां पर आप अमेरिका में जा रहे हैं तो वहां बैठकर क्यों वार्ता नहीं हुई? इस पर वार्ता भी हो सकती थी। इस तरीके की बेइज्जती भारतीयों के साथ गलत है और हम इसी से निकल रहे थे। ये लोधी गार्डन की रेड लाइट है ना, जो इधर से वो लड़के आ रहे थे, दोनों बच्चे जो हैं वो स्कूटी से रोड पे इस रोड क्रॉस कर रहे थे, उनकी रेड लाइट हुई थी। वो लड़के ओडी वाले बहुत तेज आ रहे थे, उन्होंने एकदम से उनको टक्कर मार के वो कर दिया। ऑडी की स्पीड काफी तेज थी, बहुत तेज थी ऑडी की। 2 सीटर ऑडी है, वो आप तो जानते हो, नाबालिग लड़के थे वो, बच्चों में तो कितना जो वो होता है जो गाड़ी चलाने का। तो दोनों जो लड़के हैं ये कौन कौन है और कहाँ रहते हैं? नैतिक है, भाई है, मामा का लड़का है, एक अभिषेक लड़का है जिसका वो मामा के साले का लड़का है, साला है, दोनों बच्चे हैं वो। तो दोनों ये रिलेटिव ही हैं? जी दोनों रिलेटिव हैं। आप भी इनके रिलेटिव हैं? भाई लगता है वो, नैतिक मामा का लड़का है। अच्छा, नैतिक आपके मामा का? जी। ये क्या क्या करते हैं? दोनों पढ़ाई करते स्टूडेंट हैं दोनों स्टूडेंट। तो ऑडी की हालत कैसी थी टक्कर मारने के बाद? ऑडी की हालत तो बहुत बुरी थी, वो तो पेड़ में घुसी पड़ी थी, इतनी जोर से टक्कर मारी उसने। इनको टक्कर मारने के बाद पेड़ में घुसी, उससे कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी, तो पेड़ में घुसा दी उसने। अच्छा, दोनों ये जो लड़के हैं नैतिक और दूसरे जो हैं वो, इनकी तबीयत कैसी है? ठीक है ये फिलहाल? एक की तो बहुत ज्यादा सीरियस है, बाकी नैतिक का कुछ कह नहीं सकते, अभी उसको देखा भी नहीं है, उसके पैर में ज्यादा चोट आई हुई है। तो इन दोनों लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया है? हाँ जी। वो इंडिया गॉट लेटेंट शो की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अहलावालिया को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। कोर्ट ने पासपोर्ट को भी जब्त करने को कहा, साथ ही नोटिस जारी किया और कहा कि जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उसमें शामिल होना होगा।
जांच में सहयोग की बात भी अल्लाहवादिया को कही गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त कोर्ट की फटकार लगी है। रणबीर अल्लाहवादिया को बड़ी फटकार ये कोर्ट की तरफ से, और ये कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में गंदगी है। पासपोर्ट भी जब्त करने को कहा, नोटिस जारी हुआ और ये कहा गया कि जब भी पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाएगा उसमें शामिल होना होगा, यानी जांच पर सहयोग करनी होगी। अश्लील टिप्पणी पर यह कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या क्या कहा कोर्ट ने संजय? कोर्ट ने उन्हें साफ कहा कि आखिर आपने जो काम किए हैं वो राहत वाले काम तो नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके दिमाग में गंदगी भरी है, आपने दूसरों के माता पिता के लिए जिस तरह की चीजों को, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, अगर ये भारतीय संस्कृति में अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता क्या है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हाँ, आप जिस तरह की राहत के लिए यहाँ आए हैं, आप दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं। आपके खिलाफ अलग अलग असम और महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज है। 2 एफआईआर को लेकर ही आपने इतनी बड़ी राहत की मांग कर दी कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाए। तो रणबीर अल्लाहवादिया की तरफ से उनके वकील डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जयपुर में भी एफआईआर दर्ज की जा रही है और लोग उनकी मां को अब्यूज कर रहे हैं। उनकी मां डॉक्टर है और उनके क्लिनिक तक आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह शर्मनाक है, लेकिन आपने जो किया है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। पहले तो कोर्ट के रुख को देखते हुए लगा कि शायद राहत देने के मूड में नहीं है। पहले कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार और उसके बाद राहत दी, गिरफ्तारी से राहत दी गई। जयपुर वाली एफआईआर में भी गिरफ्तारी से राहत दी गई और यह कहा गया इंडिया गॉट लेटेंट जो शो चलाते हैं, जो विवादास्पद शो है, वो शो नहीं चला पाएंगे, देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और पुलिस की जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इन राहतों के साथ उन्हें कहा जाए तो शुरू में जमकर लगाई फटकार और बाद में राहत को देकर लगाई पुचकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फटकार भी लगी लेकिन थोड़ी सी राहत। बजट सत्र का पहला दिन है और इस बार समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से विपक्ष में सरकार को घेरने का काम कर रही है और मुद्दे कहीं ना कहीं कुंभ को लेकर आई। तस्वीर देखिए, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, कुंभ में मौतों के आंकड़े हो जारी, सच छुपा रहे हैं ये अत्याचारी, इस तरीके का पोस्टर लेकर सेशन में पहुंचे हैं। यानी कि वाजिब है, भले ही ये बजट सत्र है लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है कि कुंभ पे चर्चा होगी। विधायक हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि आप मौतों के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कैसे चर्चा होगी? आज अभिभाषण शुरू हुआ उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि महाकुंभ में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनका सही सरकार आंकड़ा सुने। जो सरकार रोज लोगों के नहाने वाले की गिनती बता रही थी, वो आज तक बता नहीं पाई कि कितने लोगों की मौत हुई है। और जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को 1 करोड़ रुपया सरकार मुआवजा देने का काम करे, ये लोगों की मांग है। आज जो राज्यपाल भाषण करने आई थी उससे पहले हमको उम्मीद थी कि कम से कम 2 मिनट जो लोग महाकुंभ में मरे हैं उनके लिए शोक सभा होगी, लेकिन भाजपा सरकार ने वो भी नहीं करी। इससे स्पष्ट हो गया कि इसमें भाजपा सरकार ही दोषी और जिम्मेदार है। आप चर्चा की बात कर रहे हैं कुंभ में, जी सरकार कह रही है कि अगर चर्चा सकारात्मक होगी तब तो हम करेंगे और आंकड़े पेश करेंगे इस तरीके की, और सदन चलने की बात करी, सदन चलने दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि चर्चा जो है वो सही होगी। कल नियम 56 में लोग उसको उठाएंगे और सरकार से अनुरोध है कि चर्चा 4 घंटे की हो, जनता को मालूम पड़े कि इसमें कौन दोषी और जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी सच को छिपाना चाहती है, इसलिए चर्चा से भाग रही है। हाउस चल रहा है 18 से लेकर 18 से लेकर 5 मार्च तक, और इसमें 5 दिन की छुट्टियां हैं। 29-30 तारीख इस महीने में होगी नहीं। तो इतना बड़ा प्रदेश है, उसके बावजूद भी भाजपा चाहती नहीं है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो और चर्चा से भागना चाहती है। जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध, हम चाहते हैं इन पर चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करके इस पर चर्चा करना चाहती नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में 1 करोड़ अब बात कतर के अमीर तमीम बिन अहमद
अल थानी के भारत दौरे की। हैदराबाद हाउस में थोड़ी देर पहले भारत के दौरे पर आए कतर के अमीर और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। कल कतर के अमीर का स्वागत करने खुद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौर में दोनों देश के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में 9वें नंबर पर आते हैं तमीम बिन अल थानी। करीब $335 बिलियन की संपत्ति के मालिक हैं। गीता मोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गीता, किस लिहाज से अहम मानी जा रही है यात्रा? देखिए, ये अगर हर पहलू देखें इंडिया और कतर के बायलैटरल टॉक्स को और बायलैटरल रिलेशंस को देखें तो ये हर तरह से अहम है। कतर आज की डेट में जिस अरब देश है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल कंट्री देश माना जाता है। और ऐसे में कुछ मुद्दे हैं जिस पे भारत को कंसर्न है, जैसे कि वो 8 नेवल ऑफिसर्स जिसमें से 7 आ गए थे और एक अभी भी कतर में है, कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, उसका वापस आना जरूरी है भारत के लिए। वो मुद्दा जरूर उठा होगा दोनों देशों के बीच। लेकिन उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि तेल और LNG की बात करें तो कतर और भारत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। कतर बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टर है LNG का। और इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी दोनों लीडर्स के बीच में, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि कतर इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत आए। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा मुद्दा होगा दोनों देशों के बीच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच महाकुंभ में भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग है। समाजवादी पार्टी यूपी सरकार से महाकुंभ में मृतकों के आंकड़े जारी करने की मांग कर रही है। एसपी केशवपाल यादव ने कहा, यूपी में असंवेदनशील सरकार है, व्यवस्था और आस्था के नाम पर सरकार फेल है। जो घटना घटी उनके सही आंकड़े नहीं आए। उधर यूपी के मंत्री का कहना है कि सनातन विरोधी है समाजवादी पार्टी। ये असंवेदनशील सरकार है और आज तक मैंने इतनी असंवेदनशील सरकार नहीं देखी है। ये ढोंगी सरकार है, केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। 144 साल का जिक्र होता है। देखिए, अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल PR बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन में है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान गरीब अमीर में जो खाई बनाने की कोशिश की थी, महाकुंभ ने उस नैरेटिव को मिटा दिया। समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। उनका निगेटिव नैरेटिव जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। वो बुरी तरह से हताश है, फ्रस्ट्रेशन में है। 10 में से 8 विधानसभा के उपचुनाव हार चुके हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। और सबसे बड़ी बात है, महाकुंभ का आयोजन जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना है, 54 करोड़ से अधिक लोगों ने कल तक पुण्य प्राप्त करते हुए मैं कह सकता हूं कि वहां पर महाकुंभ में पहुंच करके अपना प्रतिभाग सुनिश्चित किया है। और लगातार बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में गरीब अमीर जाति में एक बड़ी खाई खड़ी करने का काम किया था, वो महाकुंभ के आयोजन ने उस इनके निगेटिव नैरेटिव को, जो खाई थी ऊंचाई नीचाई की, गरीब अमीर की, विभिन्न जातियों के बीच में, सब कुछ मिटाते हुए महाकुंभ ने एक प्लेटफार्म पे पूरी सनातन संस्कृति को स्थापित करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी के पेट में यही पीड़ा है कि पूरा देश एक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए जशनदीप सिंह के घर लौटते ही उनके घर में निराशा छा गई है।
फिरोजपुर जिले के बेलेर गांव के निवासी जशनदीप सिंह यूरोप के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। वे हिरासत शिविर में बिताए गए दौर को बदसलूकी की इंतहा के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सिख निर्वासित लोगों की पगड़ियां हटा दी गईं। डस्टबिन च मतलब कह सकदी कईयां दे सुੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹਾਤੀ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਜਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਬਸ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੇ 5 ਟਾਈਮ ਆ ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ सैंडविच ਹੁੰਦਾ बस लेस ਹੁੰਦੇ। जशनदीप सिंह ने ये भी बताया कि कई भारतीय युवा अन्य देशों के युवाओं के साथ अमेरिका में हिरासत शिविरों में फंसे हुए हैं। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ 3 ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੰਗ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ नौकरी ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ कि घर ਦਾ खर्चा चला सकिए। मुश्किल वक्त में इन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक रजनीश दहिया जशनदीप सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भरोसा दिया है कि निर्वासित पंजाबियों को उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिलवाने में मदद करेंगे। बच्चे नाल गल कीती है कि आपां ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ही ये सुपने दे पूरे करावांगे। जशनदीप सिंह को उनके परिवार ने अमेरिका भेजा था। इसके लिए जशनदीप के घर वालों को जमीन बेचनी पड़ी और उसके बाद लोन भी लेना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन की नई नीति के तहत अब तक तकरीबन 500 भारतीय घर लौट चुके हैं। जशनदीप उन्हीं लोगों में से एक हैं। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन सबकाल जो आज से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट की बागडोर संभालेंगे। सर सबसे पहले तो आज से आपका पहला दिन होगा, आज आप पदभार संभालेंगे, क्या लगता है कैसे क्या रहेंगी चुनौतियां आपके लिए? चुनौतियों को लेकर मैं जरूर जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। फिलहाल महाराष्ट्र का ही नहीं तो भारत का और भारत का ही नहीं तो विश्व का इतिहास जिनके नाम लेने के सिवा पूरा हो नहीं सकता, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को आज सुबह अभिवादन करते हुए एक हिंद स्वराज की जो संकल्पना और अवधारणा थी उसकी प्रेरणा वहां से लेते हुए मैं आगे बढ़ा और उसके उपरांत ये महाराष्ट्र स्थापित करने की, इस राज्य को स्थापित करने की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा थी कि सभी जाति, सभी धर्मों और सभी तबकों के लोगों को लेकर साथ लेकर आगे चले। और ये जो संघर्ष चला उसमें 105 लोग शहीद हुए थे, उनके हुतात्मा को, उनके बलिदान को, उनके शहादत को नमन करते हुए आज फिर से एक बार उसी महाराष्ट्र को आगे लेके जाने की आवश्यकता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता और सबको साथ लेके चलो की सौगात लेते हुए वहां से मैं आगे बढ़ा। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज साकार करने के लिए तथा आज भारत में जो भी कुछ चल रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है और स्थिति नागरिकों के लिए है कि करो या मरो की स्थिति है। तो करो या मरो का नारा जहां से बुलंद हुआ और भारत छोड़ो का नारा जहां से उसका आगाज हुआ था वहां मणि भवन से महात्मा गांधी जी को नमन किया और उस पश्चात मैं भी करोड़ों दलितों को और शोषित वर्ग के मुक्तिदाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उनके समाधि पर यहाँ पर मैं नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर आया हूँ और जिनका संविधान की निर्माण में बहुत अहम भूमिका रही है। तो संविधान को जो अभिप्रेत भारत है उसका भी यहाँ पर प्रेरणा लेने के लिए मैं आया हूँ। उसके पश्चात जो विघ्न है उसको दूर करने के लिए भी मैं सिद्धिविनायक जाऊंगा और फिर मैं मेरा पदभार जो है उसको मैं ग्रहण करूंगा। तो फिलहाल मैं जो मेरी प्रेरणा स्रोत है और जो एक चुनौतियों को वहां पर स्वीकारने के लिए जो तैयारी होती है
कुंभ जाने के लिए देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जो स्थिति है, कुछ ऐसी स्थिति आनंद विहार पर, हालांकि यहाँ पर व्यवस्था बेहतर दिखाई पड़ती है, वैसी भीड़ नहीं है। लेकिन एक चीज जो हम ये देख रहे हैं कि कई सारी ट्रेनें हैं जो रद्द हो रही हैं, खासकर जो ऐसी ट्रेनें जो प्रयागराज होते हुए जाती हैं, कई सारी ट्रेनें रद्द की गई हैं। और यहाँ पर काउंटर पे जो लोग हैं वो पता करने के लिए आ रहे हैं, जानकारियां लेने के लिए आ रहे हैं कि प्रयागराज अगर जाना है तो कैसे जाएं। यहाँ कितने सारे लोग हैं जो प्रयागराज के लिए वेट कर रहे हैं ट्रेन का? सर बहुत सारे सब। आप प्रयागराज के लिए हैं? कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? तो आए थे विक्रमशिला के लिए, तो रद्द है। अच्छा, और कौन सी ट्रेन? दूसरा गाड़ी संतरागाछी के लिए, वो भी रद्द है। ये सारी प्रयागराज होके जाती है जी। तो फिर मिली कोई ट्रेन? 8 बजे बता रहे हैं, 8 बजे बता रहे हैं, रात को 8 बजे जी। तो तब तक यही इंतजार करेंगे? क्या करें सर। आप कहाँ जा रही हैं बहन जी? पता नहीं भैया, आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। भाई साहब, मिली ट्रेन कोई? आप भी प्रयागराज जा रहे हैं, ट्रेन मिली कोई? नहीं। क्या बता रहे हैं? है नहीं, कैंसिल है। तो ज्यादातर ट्रेनें दरअसल आनंद विहार से यहाँ पर कैंसिल होगी। पर आपको इंक्वायरी काउंटर पे ले चलते हैं। लोगों में उत्सुकता है जाने की, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ बेहतर दिखाई पड़ती हैं। प्लेटफॉर्म पर भी अरेंजमेंट ऐसी की गई है कि बहुत ज्यादा क्राउड ना हो यहाँ पर। आइए सर, सबसे ज्यादा इंक्वायरी किसको लेकर के आ रही है यहाँ पे? सबसे ज्यादा इंक्वायरी आ रही है प्रयागराज की सर। अच्छा, तो आज कितनी ट्रेनें कैंसिल हुई है? आज तो प्रयागराज की ये एक तो विक्रमशिला कैंसिल हुई है, बाकी शाम को जाएगी पहली गाड़ी लिच्छवी इलाहाबाद के लिए, पहली गाड़ी। हर दिन लगभग अभी फिलहाल बीते कुछ दिनों में कितनी गाड़ियां कैंसिल हुई हैं जो प्रयागराज रूट से होकर जा रही हैं? फिलहाल विक्रमशिला कैंसिल है, एक ही गाड़ी। बाकी एक कल स्पेशल गई थी शायद शाम को। और कितनी टिकट इंक्वायरी को लेकर के आ रही? आपको वहाँ बगल में काउंटर है। अच्छा, वहाँ आपको सियारस्ता मिलेगा। सबसे ज्यादा दरअसल जो पूछताछ इंक्वायरी काउंटर पे भी जो पूछताछ आ रही है वो प्रयागराज जाने को लेकर के है, व्यवस्थाएं हैं। हालांकि यहाँ पर कई सारे लोग, आपको देखिए प्लेटफॉर्म कैंपस अगर देखेंगे, यहाँ पर आपको भीड़ ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगी। लोग आ रहे हैं टिकट के इंतजार में। सुबह एक गाड़ी निकल रही है, शाम को एक गाड़ी निकल रही है, और यहाँ पर आपको वैसी भीड़ नहीं दिखाई देगी जैसी की स्थिति नई दिल्ली पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर इंतजाम अच्छे हैं, लेकिन चक्कर ये है कि ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो नहीं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। और यहाँ पर आपको बाहर लिए चलते हैं। बाहर पर आपको काफी सारे लोग यहाँ दिखाई देंगे जो आनंद विहार टर्मिनल और इसके आसपास इंतजार में हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं प्रयागराज जाने के इंतजार में हैं। कई सारी गाड़ियां हैं, उनका डाइवर्जन हो रहा है या फिर वो रद्द की जा रही हैं। ऐसे में थोड़ी असुविधा जरूर है। कुछ ट्रेनें जो चल रही हैं या फिर विशेष ट्रेनें चल रही हैं, लोग उन्हीं के सहारे हैं। आनंद विहार टर्मिनल के बाहर आप गुरदासपुर में कल फिर एक थाने के पास एक हैंड ग्रेनेड या एक्सप्लोजन की खबर आई। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा जी। रंधावा साहब, आप बाकायदा एक लिस्ट आपके पास है जिसमें आप ये बार बार बताते हैं, आपने गृह मंत्री को भी लिखी, तमाम लोगों को लिखी, कि कैसे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, एक नेक्सस बन गया है गैंगस्टर्स का, नारकोटिक्स में जो काम करते हैं रेडिकल लोगों का। अब फिर आपके इलाके में घटना घटी है। सबसे बड़ी बात है कि जो जितने भी हैंड ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं वो नेशनल जो बाउंड्री हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ हार्डली 15 किलोमीटर के हुए हैं उसके रेडियस में। और जो कल हुआ है रात को वो वहाँ से 7 किलोमीटर होगा पाकिस्तान बाउंड्री से, और मेरे गांव से 2 किलोमीटर है। पहले 5 किलोमीटर पर मेरा गांव, 2 किलोमीटर पर ये रायमल गांव है। तो वहाँ जो जिसके घर सुखदेव सिंह के घर जिसके हुआ वो कांग्रेसी है। और मेरी हर इलेक्शन में मेरे जब फादर लड़ते थे उसका फादर पोलिंग एजेंट हुआ करता था, अब मैं लड़ रहा हूँ तो उसका बेटा सुखदेव सिंह है। इसका जो नेफ्यू है, भाई का बेटा, वो पुलिस में है। तो वो तो गांव छोड़कर चला गया। एक हैप्पी पाशिया है, उस गैंग के जो लोग हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वो तो वहाँ अमृतसर चला गया, वो शहर में चला गया। ये गांव में इसके 1 महीना 1.5 महीना पहले इसके घर पर फायरिंग भी हुई थी। उस टाइम भी पुलिस ने ये कैसे हुआ, कहाँ से आए, कभी देखा आपने, ये देखो पहचानते हो पुलिस ने? अरे भाई मुंह बांध कर आते हैं तो ये कैसे पहचानेगा? ये तो भागकर अपनी जान बचाई, उसने पीछे गोली चलाई, ये भाग गया। आपने नंबर देखा, रात को कौन नंबर देखता है? तो ऐसी लापरवाही पंजाब पुलिस की ये पंजाब को ले डूबेगी। आप कह रहे हैं आपके पोलिंग एजेंट हैं जिनके घर पर यह हमला हुआ। मेरा वही सवाल है, क्या पॉलिटिकल तरीके से नुकसान करने की कोशिश हो रही है? आप ये मेरी बात सुनिए,
कि जब मेरी इलेक्शन हुई तो वहाँ गैंगस्टर की फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई। आज भी पुलिस प्रोटेक्शन है। तेलंगाना में रमजान पर नई राजनीति हो रही है। तेलंगाना में सरकार ने मुसलमान कर्मचारियों को रमजान के दौरान ड्यूटी में 1 घंटे की राहत दी है। ये राहत सरकारी विभागों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को दी गई। सरकारी कर्मचारियों को 5 बजे की जगह 4 बजे ऑफिस से छुट्टी दे दी गई है। ऑफिस छोड़ने की आज्ञा दे दी गई, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है कि आपने मुसलमानों को रमजान में 1 घंटे की छुट्टी क्यों दी। 2 मार्च से 31 मार्च तक ये आदेश प्रभावी रहेगा और ये 1 महीना रमजान का महीना है। इसी दौरान रोजे रखे जाएंगे, नमाज पढ़ी जाएंगी, विशेष रमजान की। तो तेलंगाना सरकार ने ये निर्णय किया, बीजेपी ने उसका विरोध किया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहूंगा, क्या उगादी के समय पर, क्या हिंदू फेस्टिवलों के समय पर, क्या इस तरह का जीवो आपको याद नहीं आता? क्या नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, अनेकों हिंदू फेस्टिवल होते हैं, लेकिन उन हिंदू फेस्टिवलों को अच्छे से करने के लिए भी तेलंगाना सरकार कोई सुविधा नहीं देती। उन फेस्टिवलों को सही तरीके से मनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य तेलंगाना में कांग्रेस, हिंदू विरोधी जो कांग्रेस है वो नहीं करती। लेकिन हाँ, मुसलमानों के रमजान के लिए स्पेशली विचार विमर्श करके एक जियो निकालती है और उस जियो में यहाँ लिखा होता है कि 4 बजे के बाद में सभी मुसलमान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको हम छुट्टी देते हैं। यहाँ दुर्भाग्य हमारा है। तेलंगाना गवर्नमेंट कहती है कि रमजान के दौरान आगामी 2 से और 31 मार्च तक हम अपने मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे की प्रतिदिन अतिरिक्त छूट देंगे। रमजान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण। क्या कभी राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या अभी जो 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की व्यवस्था में कभी कोई सुविधा शिविर भी लगाया? छुट्टी की तो बात अलग है। मुस्लिम अपीचमेंट। बर्गर में 350 से 500 कैलोरी तक होती है। एक समोसे में 250 से 350 कैलोरी तक होती है। लेकिन अगर आप इस कैलोरी को बंद करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो दिल्ली मेट्रो आपको एक रास्ता दिखाता है। हालांकि ये रास्ता सीढ़ियों का है। दिल्ली मेट्रो ने अपनी सीढ़ियों पर इस तरह से टैग लगाए हैं जिन पर लिखा है कि अगर आप ये सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कितनी कैलोरी सीढ़ी दर सीढ़ी बर्न होती जाएगी, आप कितना हेल्दी होते जाएंगे। हालांकि बगल में एस्केलेटर भी है, लेकिन दिल्ली मेट्रो आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए बता रही है कि आप एस्केलेटर का इस्तेमाल ना करके आप इस तरह से सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और जो भी आप जंक फूड खा रहे हैं या जो भी आप कैलोरी गेन कर रहे हैं उस कैलोरी को आप बंद कर पाए। यहाँ देखिए, आप सीढ़ी दर सीढ़ी उस पर लिखा हुआ है कि आपने अगर इतनी सीढ़ियां चढ़ ली हैं तो कितनी कैलोरी आपने बर्न कर ली है। देखिए, हम यहाँ तक आए तो लगभग -4.71 या फिर 4.71 किलो कैलोरीज हमने यहाँ बर्न कर ली है। यहाँ पर 5.35 किलो कैलोरीज बर्न कर ली है। ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी ये अमाउंट लिखा हुआ है कि अगर आप एस्केलेटर छोड़कर सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं चढ़ने और उतरने के लिए तो आप कितने किलो कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। अगर किसी को मोटापे से दिक्कत है तो उसके लिए कैलोरीज का बर्न करना बहुत जरूरी है। और या फिर अगर आप स्वस्थ भी हैं और आप समोसा, पिज्जा, बर्गर ये सब चीजें खाते हैं तो इनकी जो कैलोरी आपको मिलती है आपके शरीर को, वो उसके लिए अच्छी नहीं होती। उसको भी बंद करने का एक तरीका यह है, चाहे आप मेट्रो के अंदर जा रहे हो, चाहे आप स्टेशन से बाहर निकल रहे हो, ऐसे ही सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और खूब समोसा, जलेबी सब कुछ खाएं। लेकिन ऐसे सीढ़ियों को इस्तेमाल करने से मेट्रो आपको बता रही है कम से कम इससे आप अपनी सेहत की तरफ तो एक आध कदम तो बढ़ा ही रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र
हमारे साथ कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना जी मौजूद हैं। आराधना जी, आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है, गवर्नर का अभिभाषण था, कम समय में खत्म हो गया, बीजेपी के नेता जबकि कह रहे हैं कि वापस जाओ के नारे लगे, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। बहुत बड़ा कद है महामहिम राज्यपाल का, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है और हमने इसी सदन में उनको विपक्ष के विरोध के बावजूद भी अभिभाषण पूरा करते देखा है। क्या वजह है कि आज मात्र 8.5 मिनट में और 42 पन्नों में से केवल 2 पन्ने पढ़कर उन्होंने अपना अभिभाषण समाप्त कर दिया। इसका स्पष्ट यही है कि दिशाहीन सफेद कागज पर जो झूठ की काली स्याही से भारतीय जनता पार्टी ने अभिभाषण में जो लिखा था उससे महामहिम राज्यपाल सहमत नहीं थी। उस झूठ की भागीदार वो नहीं बनना चाहती थी। जो प्रदेश की जनता के साथ छल हो रहा है, तो पाप हो रहा है, उसकी वो भागीदार नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसको संक्षिप्त रखा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि विपक्ष ने हंगामा किया है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा। देखिए, हमेशा से विपक्ष अपनी बात रखता है, ये सदन गवाह है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यवाही निकाल के देख लीजिए, जब विपक्ष में थी बीजेपी तो क्या अभिभाषण का विरोध नहीं करते थे, पर अभिभाषण पढ़ा जाता था। और इसी सदन में पिछले बजट सेशन में भी विरोध हुआ था, पर महामहिम राज्यपाल ने अपना उद्बोधन पूरा किया था। हुकुम के नंबर्स को लेकर आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि नंबर्स छुपाए गए? देखिए, ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था हुई, एक दर्दनाक घटना हुई और उसमें जो सरकार ने आंकड़े जारी किए वो 30 के किए। पर अभी भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में या वहाँ पे लोग हम लोग को भी संपर्क कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उनके प्रियजन जो है वो मिसिंग है। बहुत सी ऐसी पार्किंग लॉट्स में गाड़ियां हैं जो अनक्लेम्ड खड़ी हैं, वो लोग कहाँ गए? इस 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश की प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। तो अगर उन्होंने आयोजन किया था, व्यवस्था की थी और अगर उसमें कोई घटना थी तो उसको पूरी निडरता से उन्हें स्वीकार करना चाहिए था। उसके जिनकी वजह से ये घटना हुई, जिन अधिकारियों की आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। विक्की कौशल ने बनाया बॉलीवुड का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। पद्मावत तानाजी से भी आगे निकली छावा। शुरुआती 3 दिन में फिल्म 100 करोड़ के पार हुई। 3 दिन में 121 करोड़ का कारोबार करने वाली फिल्म बनी छावा। छावा फिल्म इतिहास बेस्ड फिल्मों में सबसे आगे निकल गई है। एक बड़ी खबर इस समय बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में बदमाशों को गोली लगने की खबर आ रही है। पुलिस के साथ इन बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर कंकड़बाग थाना क्षेत्र में पुलिस ने बदमाशों को घेरा। सरेंडर करने के लिए कहा गया। 4 थानों की पुलिस का ये पटना में बड़ा ऑपरेशन था। चारों तरफ से इन बदमाशों को घेरा गया। हालांकि इनकी संख्या अभी नहीं पता चल पाई है, लेकिन जब पुलिस ने इन बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन बदमाशों को घेरा और जो खबर आ रही है वो ये कि कुछ बदमाशों को गोली लगी है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि कितने बदमाश ऐसे हैं जिन्हें गोली लगी और ये कौन बदमाश है, कैसे ऑपरेशन हुआ था। रोहित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, बताइए रोहित। देखिए सईद, इस वक्त एक लाइव ऑपरेशन चल रहा है पटना के कंकड़बाग इलाके में, जहां पर पुलिस और एसटीएफ के जो लोग हैं उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है और जानकारी मिली है कि इस घर के अंदर 2 से 3 की संख्या में अपराधी मौजूद हैं और आज ही सुबह इन लोगों ने एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। और इसके बारे में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली है तो अपराधी कंकड़बाग के एक घर में जो है वो छुपे हुए हैं इस वक्त। और कौन अपराधी हैं, कितने हैं रोहित, और क्या दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है? खबर ये भी आ रही है कि कुछ बदमाशों को गोली भी लगी है। रोहित, देखिए, इस अपराधियों की संख्या कितनी है सही ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन 3 से 4 अपराधी जो है वो बताए जा रहे हैं
और फायरिंग की 3-4 बार हम लोगों ने सुना है कि फायरिंग की घटना जो हुई है दोनों तरफ से। तो एक ये लाइव ऑपरेशन जो है इस वक्त चल रहा है। हालांकि एसटीएफ को भी बुला लिया गया है जो कि स्पेशल टास्क फोर्स है, और अपराधियों को जो है वो पकड़ने की जो है यहाँ पर कोशिश जो है लगातार इस वक्त चल रही है। लेकिन पटना में के कंकड़बाग इलाके में इस वक्त अपराधियों के साथ पुलिस और एसटीएफ की जो है एक कह सकते हैं एक मुठभेड़ इस वक्त कंकड़बाग इलाके में देखने को मिल रहा है। जी रोहित, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उसमें हमें पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। कौन सा ये इलाका है, कहाँ ये बदमाश छिपे हुए हैं, क्या इन पर आरोप है? महाकुंभ के आयोजन को भले ही दुनिया हैरान होकर देख रही है, लेकिन इसे लेकर एक के बाद एक सियासी बयान और विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। सबसे ताजा बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है, जिन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ममता बनर्जी का यह बयान हाल ही में हुई भगदड़ का हवाला देते हुए दिया गया। उन्होंने कहा कि जो अति विशिष्ट व्यक्ति हैं यानी वीवीआईपीज है, उनको तो खास सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो गरीब है, उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। और यही वजह है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में तब्दील हो गया है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? तो विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने प्रश्न उठाए हैं, जिस तरह की तैयारियां की गई थी, जिस तरह की प्लानिंग थी, जो कमियां रह गई हैं, और उनके मुताबिक इसीलिए यह महाकुंभ से मृत्यु कुंभ में तब्दील हो गया। मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस संदर्भ में ममता बनर्जी का यह बयान आया और किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर बंगाल में आ रही है? जी देखिए गौरव, ममता बनर्जी आज असेंबली हाउस में बोल रही थी, खासतौर पर बीजेपी जो यहाँ पर बॉयकॉट किया है ममता बनर्जी का भाषण, उन्होंने स्पीच उन्होंने उस पर बोलते बोलते फिर गंगा सागर पर उन्होंने बोलना शुरू किया कि गंगा सागर इतना बड़ा मेला होता है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करती है, यहाँ के बीजेपी नेता केंद्र को बोलते भी नहीं है। इसी के बाद वो कुंभ पर आ गई। उन्होंने कहा कि कुंभ बड़ी आस्था है मेरे लिए, लेकिन मृत्यु कुंभ में तब्दील हो गया है, बदल चुका है, ये बात उन्होंने कही। एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना में होते एनकाउंटर की खबरदार से खबरदार आपको कर दें। पहले पटना के एक घर में 4 बदमाश घुसे हुए हैं। मौके पर पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। 4 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस ने बदमाशों से कहा है कि सरेंडर कर दें, लेकिन बदमाशों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। हथियारों से लैस ये बदमाश हैं। पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। ये घनी आबादी वाला कंकड़बाग इलाका है और बदमाशों की तरफ से गोली चलाए जाने की स्थिति में पुलिस ने पूरी तरह से अपने आप को भी तैयार कर रखा है। स्थानीय निवासियों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका भी प्रबंध पुलिस ने किया हुआ है। और पुलिस लगातार बदमाशों को ये चेतावनी दे रही है कि वो आत्मसमर्पण कर दें, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, मारा नहीं जाएगा। लेकिन बदमाशों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 4 ये बदमाश हैं जो हथियारों से लैस हैं। पुलिस ने इन्हें घेर रखा है और जिस घर में ये बदमाश मौजूद हैं वहां उस घर के लोग भी हैं। उस घर में महिलाएं, बच्चे भी हो सकते हैं। पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है कि घर के किसी सदस्य को, किसी व्यक्ति को, किसी महिला या बच्चे को नुकसान न पहुंचे और पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन पुलिस के जवानों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। बदमाशों को सख्त चेतावनी दे दी गई है कि अगर अपनी खैर चाहते हो
तो सरेंडर कर दो, लेकिन बदमाशों की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, 4 थानों की ये पुलिस है जिसने इस घर को चारों तरफ से घेरा हुआ है कंकड़बाग में, और बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया है। जैसे ही पुलिस को पता चला कि कंकड़बाग में कुछ खूंखार अपराधी हैं, पुलिस वहां पहुंची, और जैसे ही पुलिस के पहुंचने की सूचना इन बदमाशों को मिली, उन्होंने घर में अपने आप को बंद कर लिया और पुलिस को चुनौती देने लगे। बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है, उसके बाद पुलिस ने इस घर को घेरा है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। रोहित, बताइए क्या जानकारी है इस समय? रोहित, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? रोहित, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर जी। हिमांशु जी, आरपीएफ की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कई सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो आपके द्वारा रिलीज की गई प्रेस रिलीज से अलग है। आपके द्वारा कहा गया कि प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन वहां कहा गया कि बदलाव हुआ। कुछ मौत के आंकड़ों में भी बदलाव दिखाया गया है। साथ ही साथ कॉल कब फायर सर्विसेज को की गई, इसमें भी बदलाव है। 9:15 और 9:40 दो अलग अलग टाइम जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट, जो आरपीएफ की रिपोर्ट रेलवे की रिपोर्ट से अलग है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आरपीएफ की रिपोर्ट नहीं है, ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, एक व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट है जो दिया गया है। तो एक स्टेटमेंट को उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 300 से ज्यादा रेलकर्मी कार्यरत थे। ये उन 300 में से एक रेलकर्मी का इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। इसको किसी भी तरह से ऑथेंटिक नहीं मान सकते। एक्चुअली जो हमारी हाई लेवल कमेटी है वो इन 300 में से सारे रिलेवेंट रेल कर्मियों का, रेल अधिकारियों का और रिकॉर्ड्स का, सीसीटीवी का संज्ञान लेगी, सबका स्टेटमेंट लेगी और स्टेटमेंट पर सबसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, रिकॉर्ड्स से उसकी क्रॉस टैली करेगी और तमाम नई चीजों का प्रयोग करके और एनालिसिस करने के बाद तब एक कॉम्प्रिहेंसिव और क्रेडिबल रिपोर्ट देगी। तो इस स्टेटमेंट को रिपोर्ट मानना ये उचित नहीं होगा और बेहतर होगा कयास लगाने की जगह क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, टाइमिंग क्या थी, ये वो, इन सब चीजों पे कयास लगाने की जगह, रोज नई चीजों पर ध्यान देने की जगह अच्छा ये होगा कि कुछ समय का इंतजार करें। हाई लेवल कमेटी हर पॉसिबल आयाम, हर पॉसिबल एस्पेक्ट को डिटेल्ड में, मेथोडिकल वे में एनालिसिस करेगी और एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। तो मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि ये आरपीएफ की रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। 300 कर्मी वहां पर थे, उनमें से एक रेल कर्मी का इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिसिटी होगी, ऑथेंटिक चीज होगी, वो होगी हाई लेवल कमेटी की फाइनल रिपोर्ट। लेकिन सर, इस रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की हम बात करें, इस रिपोर्ट के आने के बाद अब कहीं ना कहीं विरोधाभास निकल के सामने आ रहे हैं। तो क्या इस बीच एक और बड़ी खबर उड़ीसा से आ रही है, जहां भुवनेश्वर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में नेपाल की एक छात्रा ने दुर्भाग्यवश खुदकुशी कर ली। इस मामले में छेड़छाड़ और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उससे पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई, आरोप लग रहा है। छात्रों के विरोध को कुचलने का हर संभव प्रयास किया गया, यहां तक कि नेपाल के प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट आदमी खिला रहा, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। ओडिशा के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज किट के ये वो हॉस्टल स्टाफ है जो उन नेपाली छात्राओं को उनकी हैसियत बता रही थी जिनकी एक दोस्त ने खुदकुशी कर ली थी, और ये छात्राएं इंसाफ की मांग कर रही थी।
लेकिन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के स्टाफ ने खुदकुशी के मामले में कार्रवाई करने के बजाय इनकी आवाज को दबाने के लिए कॉलेज को अचानक बंद कर दिया और तमाम छात्रों के साथ इन नेपाली छात्र छात्राओं को फौरन हॉस्टल खाली करने का फरमान जारी कर दिया। मामला नेपाल तक पहुंच गया और वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को एक्स पर पोस्ट कर लिखना पड़ा। नई दिल्ली में हमारे दूतावास ने ओडिशा के प्रभावित नेपाली छात्रों से बातचीत कर उनकी मदद के लिए 2 अधिकारियों को भेजा है। साथ ही ये सुनिश्चित करने के इंतजाम किए जा रहे हैं कि वो चाहे तो हॉस्टल में ही रहे या अपने घर लौट जाए। इसके बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानन में इंजीनियरिंग कॉलेज ने फैसला वापस लिया और छात्रों से कॉलेज लौटने की अपील की। वहीं कॉलेज से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने नेपाली छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले और उसे खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में 3rd ईयर के छात्र को गिरफ्तार कर लिया। किट के एक कंप्यूटर साइंस की 3य वर्ष की एक छात्रा ने आत्महत्या किया है, ये रिपोर्ट हमें मिली थी और उस आत्महत्या के लिए किट के ही एक 3य वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को उत्तरदायी किया गया था कि ये उसे हरास कर रहा था। उस अभियुक्त को हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि प्रथम दृष्टि में ये मानने के कारण थे कि उसकी तरफ से हरासमेंट लड़की को हुआ है। आज अभियुक्त को ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी को फॉरवर्ड कर दिया गया।